प्रिय विद्यार्थियों, ध्वनि परिवर्तन के विभिन्न कारणों अर्थात आंतरिक और बाह्य कारणों के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए आज हम विवेचना करने जा रहे हैं बाह्य कारणों की। बाह्य कारण वे कारण होते हैं जो वातावरण या परिवेश से जनित होते हैं और हम ये देखेंगे कि कैसे विभिन्न बाह्य कारणों से भी ध्वनि परिवर्तन होता है। आज हम जिन बाह्य कारणों की विवेचना करेंगे वे कारण हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ और ऐतिहासिक या काल प्रभाव। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, पहले नंबर का कारण है भौगोलिक परिस्थितियाँ। और अभी तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि ये सभी बाह्य परिस्थितियाँ जैसे मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती हैं, वैसे ही ये परिस्थितियाँ हमारी भाषा की ध्वनियों के परिवर्तन का भी कारण बनती हैं। पहली परिस्थिति लेते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का मानना है कि शीत प्रधान देशों की ध्वनियाँ समवृत्ति की ओर तथा ग्रीष्म प्रधान देशों की ध्वनियाँ विवृत्ति की ओर अग्रसर रहती हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय उर्वरता तथा व्यापारिक सुविधाओं आदि के कारण भी जिस भूभाग की भाषा के बोलने वालों का बाह्य संपर्क दूसरे लोगों से अधिक होता है, उस भूभाग की भाषा की ध्वनियों में भी परिवर्तन अपेक्षाकृत दूसरी ध्वनियों या दूसरी भाषा की ध्वनियों से अधिक होता है। इसी प्रकार अधिक विस्तृत भूभाग में व्यवहार की जाने वाली भाषा की ध्वनियों में भी अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीतलता, उष्णता, उर्वरता और अनुउर्वरता तथा क्षेत्र के व्यापक या सीमित होने आदि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए पहाड़ी जिलों में दंत सा को तालब शाह बोलते हैं और इसी कारण पहाड़ में निवास करने वाले लोग जब निम्न इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वे कभी भी दंत सा का उच्चारण नहीं करते। जैसे समाचार को समाचार, संदेश संदेश और सीट जो बैठने की होती है उसकी जगह वो शीट बोलते हैं, जिस शीट का अर्थ होता है कागज या कागज का टुकड़ा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उनसे भी किसी भी भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन होता है या परिवर्तन संभव है। अगली परिस्थिति जो ध्वनि परिवर्तन के कारण के रूप में विद्वानों ने जिसकी परिगणना की है वह परिस्थिति है सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण ही समाज या समाज से संबंधित जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं उनका भी मानव जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये गहरा प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर ही नहीं बल्कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा की ध्वनियों पर भी पड़ता है। उदाहरण के रूप में जैसे कहा जाता है कि उन्नति काल में जब सामाजिक रूप से उन्नति काल होता है और राजनीतिक रूप से स्थिरता का काल होता है, तो वहाँ पर शब्दों के शुद्ध रूप के प्रयोग पर बल दिया जाता है या भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत जब सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के अनुसार अवनति काल होता है या हम कहें कि कई संस्कृतियों के संक्रमण का काल जब समाज में चलता है या राजनीतिक उथल पुथल या अस्थिरता होती है, उस समय भाषा के अपभ्रंश रूपों के प्रयोग की अधिकता होती है।
ये हम अपने भाषाई इतिहास से भी जान सकते हैं कि किस प्रकार हमारी हिंदी भाषा के पूर्व जो भी रूप हैं जिनसे हमारी हिंदी भाषा विकसित हुई है, तो वैदिक संस्कृत से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश के भी विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आज हम हिंदी का विकास इस रूप में देख पाते हैं। तो कुछ उदाहरण लेते हैं कि जहाँ उन्नति काल में शब्दों के शुद्ध रूप या कहें तत्सम रूपों के प्रयोगों की अधिकता होती है, वहीं अवनति काल में अपभ्रंश रूपों की। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यजमान का जजमान, यज्ञ का यज्ञ, दिल्ली का दहली, लुंचित केश लुच्चा, अर्दली अर्दली और वाराणसी का बनारस जैसे प्रयोग इसी प्रवृत्ति के कारण प्रयोग में आते हैं। अब हम अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। अगला कारण है ऐतिहासिक या काल प्रभाव। काल का प्रभाव और उस काल के प्रभाव से मानव जीवन अछूता रहे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि परिवर्तन के पीछे ऐतिहासिक परिस्थितियां या काल का प्रभाव या समय का प्रभाव भी काम करता है। प्राचीन काल से आज तक के वर्तमान काल के विकास के अध्ययन से हम जान सकते हैं कि वर्तमान काल से पूर्व हम किन किन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, किनका शासन काल रहा, किनका हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, किनका हमने अनुगमन किया, आदि आदि। क्योंकि किसी भी काल विशेष की परिस्थितियां भी विशेष होती हैं और वह विशेष परिस्थितियां मानव जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को जब प्रभावित करती हैं, तो फिर मनुष्य के जीवन का कोई भी पक्ष प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इन सब परिस्थितियों और स्थितियों का यदि भाषा के सब रूपों पर अर्थात भाषा की सब इकाइयों पर, ध्वनि पर, शब्द पर, रूप पर, वाक्य पर, अर्थ आदि पर, सभी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। काल का ही प्रभाव है या काल के परिणाम के रूप में ही हम देखते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृत आज हिंदी के रूप में उद्भव का कारण बनी है। काल के प्रवाह के अनुसार या कहें नदी की धारा के समान हमारी हिंदी भाषा ने भी बहुत सारे रूप धारण किए और त्यागे हैं। कभी वो वैदिक संस्कृत के रूप में प्रयुक्त हुई, कभी लौकिक संस्कृत के रूप में, कभी पाली तो कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश तो कभी आज वह हिंदी की 5 उपभाषाओं और 17 उपबोलियों के रूप में या क्षेत्रीय बोलियों के रूप में विकसित हुई है। दूसरा उदाहरण है द्रविड़ों के संपर्क से ही हमारी हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां आई हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण। मुगलों के संपर्क से आगत वे 5 ध्वनियां जो अरबी और फारसी के मूल शब्दों में ही प्रयुक्त करने की दरकार रखती हैं, वे हैं क, ख, ग, ज और फा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इतिहास का या समय का, काल का प्रभाव ध्वनि परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। काल के प्रभाव से कुछ ध्वनियाँ कभी प्रयोग से बाहर हो जाती हैं, तो कुछ परिवेश का जो काल का जो प्रभाव होता है, कुछ ध्वनियों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। हम कह सकते हैं कि संक्षेप में ध्वनि परिवर्तन के यही कारण हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये कारण पूर्ण हैं या हमने सभी का विश्लेषण कर दिया है, ये बात भी असत्य है। उपर्युक्त ध्वनि परिवर्तन के कारणों को दिशा निर्देश या संकेत मात्र ही हमें समझना होगा। परिवर्तित भाषा की प्रकृति के अनुसार
और भी कारण बन सकते हैं या हो सकते हैं। हमने यहाँ पर विभिन्न वीडियो में ध्वनि परिवर्तन के कुछ कारणों का संकेत मात्र किया है, या इन संकेतों के माध्यम से ये जानने का या समझने का हमें अवसर मिला है कि इन इन कारणों से हमारी भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन होता है। अगले वीडियो में हम किसी नए प्रकरण के साथ पुनः मिलेंगे। इति।